जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र में आजकल मक्खन की बिक्री बहुत बढ़ गई है और सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं उद्धव ठाकरे। और इतने सारे मक्खन का इस्तेमाल वो कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर। खूब मक्खनबाजी आजकल चल रही है, मक्खन लगाया जा रहा है, तारीफों के पुल बंध रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें देवेंद्र फडणवीस के तारीफ में की जा रही है। निष्ठावान नेता, सफल नेता, मेहनती नेता। और इस कड़ी में तो अब शरद पवार भी जुड़ गए हैं। शरद पवार तो अपने से तुलना उनकी कर दे रहे हैं कि मुझे तो अपना ही समय याद आता है देवेंद्र फडणवीस को देखकर, जब मैं पहली बार इतनी कम उम्र में मुख्यमंत्री बना था। ऐसी तारीफें हो रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सुनकर यकीन ना हो। और अभी फिर से दोनों नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में अब लेख लिख दिए हैं। अचानक ही बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल बना हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि ये तो वो विपक्ष है जो दिन रात भाजपा को तोहमतें देता था। और जब से देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे की बैठक हुई है, देवेंद्र फडणवीस ने मजाकिया लहजे में एक ऑफर दिया है, उसके बाद तो पूरी काया पलट हो गई है। और अभी देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन पर, उनका जन्मदिन था और उस मौके पर एक कॉफी टेबल बुक महाराष्ट्र नायक नाम से एक किताब जो है उसका विमोचन किया गया। और उस किताब में जो दूसरे नेता है उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर संदेश लिखा था, अपनी राय लिखी थी। उसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी थे और उन्होंने भर भर कर तारीफें की हैं। क्या क्या लिखा है आपको बताते हैं। शरद पवार ने लिखा है, जब वे फडणवीस को देखते हैं तो उन्हें वह समय याद आता है जब वे स्वयं 1978 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। फडणवीस ज्ञानी हैं और राज्य प्रशासन पर उनकी मजबूत पकड़ है। उन्होंने मजाकिया लहजे में वजन की भी समानता करते हुए कहा कि भले ही भारी होना समानता है, लेकिन कड़ी मेहनत में ये बाधा नहीं बनता है। पता नहीं वो थकते कैसे नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे ने क्या लिखा है, उन्होंने फडणवीस को एक अध्ययनशील और निष्ठावान नेता बताया, जिन्होंने महाराष्ट्र में अपनी पार्टी को मजबूत करने में सफलता प्राप्त की और जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। फडणवीस के पास राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने का मौका है। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। अब आपको खुद ये यकीन नहीं होगा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे बातें कह रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर का नेता भी बता रहे हैं उद्धव ठाकरे कि उनको तो राष्ट्रीय भूमिका मिलनी चाहिए। निष्ठावान, ईमानदार, ज्ञानवान, जितने विशेषण लग सकते थे सब इन्होंने लगा दिए हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए। जबकि कुछ ही दिनों पहले इन्हीं की पार्टी के नेता भाजपा के लिए क्या कह रहे थे, 50 खोके एकदम ओके। जब संजय सिरसाट का उनका एक फोटो सामने आया था, एक बैग भरा हुआ था पैसों का, और भले ही पार्टी वो नहीं है लेकिन दोनों है तो सब महायुति में ही, देवेंद्र फडणवीस सरकार चला रहे हैं। तो संजय सिरसाट के फोटो पर इन्होंने लिखा था 50 खोके एकदम ओके। इस तरह की बातें अभी कुछ दिनों पहले इनकी पार्टी के लिए कर रहे थे। अभी हनी ट्रैपिंग की बात भी संजय राउत करने में लगे हुए हैं कि शिवसेना के नेताओं की हनी ट्रैपिंग की गई, उस पर भी ये लोग सरकार पर ही आरोप लगा रहे हैं। और साथ में जब इनकी पार्टियां टूटी थी उस वक्त को याद कीजिए, जब उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे अलग हुए, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा। फिर बाद में शरद पवार की पार्टी से अजीत पवार अलग हुए और एक बार तो पहले भी देवेंद्र फडणवीस उनको डिप्टी सीएम बना चुके थे, फिर वापसी हो गई और शरद पवार फिर से सत्ता में ही बने रहे। उसके बाद फिर पार्टी टूटी और इस सब में देवेंद्र फडणवीस तो हमेशा साथ रहे, एकनाथ शिंदे के भी साथ थे, अजीत पवार के भी साथ थे। और उनको लेकर ये लोग क्या कहते थे, शरद पवार तो उन्हें घर तोड़ने वाला तक कहते थे कि पार्टी तो तोड़ी, परिवार भी तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे भी कहते थे कि इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ दी, भाजपा जो है वो विधायकों को चुरा रही है, भाजपा जो है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या क्या बातें, क्या क्या तहमतें इन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दी थी। लेकिन आज ये तारीफ कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी इसको खुले मन से ले रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि हम वैचारिक विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई किसी की तारीफ नहीं कर सकता। ठीक है, उनकी तारीफ दूसरे नेताओं ने की तो उन्होंने भी खुले मन से लिया। और पिछले कुछ दिनों में भी बहुत अच्छी जुगलबंदी दिखी थी, सहयोग दिखा था। उन्होंने उद्धव ठाकरे को मजाकिया लहजे में ही सही लेकिन ऑफर दिया था, कहा था कि हम तो उस तरफ आ नहीं सकते, इसका कोई स्कोप है नहीं 2029 तक, लेकिन आपका इधर आने का स्कोप है और इस पर अलग से विचार किया जा सकता है। एक तरह का इशारा था। उसके बाद उद्धव ठाकरे के साथ 20 मिनट की उनकी बैठक हुई थी विधानसभा परिसर में, जिसमें उद्धव ठाकरे ने विपक्ष के नेता की भी मांग की थी कि उनकी पार्टी को विपक्ष के नेता का पद दिया जाए। और फिर ये भी खबर आई, आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की भी एक होटल में मुलाकात हुई है।
हालांकि उसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की है और देवेंद्र फडणवीस उनके ऑफिस से तो इसको खारिज ही कर दिया गया था, पर आदित्य ठाकरे ने उन्होंने इसको खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो चल रहा है चलने दीजिए, अब इससे एक नेता जो है वो नाराज होके अपने गांव चला जाएगा, यानी कि उन्होंने एकनाथ शिंदे की बात की थी। तो यहाँ पर मेलजोल बढ़ रहा है और देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा तारीफ करने में लगे हैं। देवेंद्र फडणवीस एक मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार तो जबरदस्त तारीफें कर रहे हैं। दोनों की जरूरत है क्योंकि बहुत ज्यादा है। उद्धव ठाकरे वो तो मौका ही खोज रहे हैं कि कोई बड़ा सहारा मिल जाए। आज अगर एकनाथ शिंदे अलग नहीं हुए होते या एकनाथ शिंदे तैयार हो तो उद्धव ठाकरे तुरंत महायुति में आ जाएंगे, एक साथ जोड़ लेंगे पार्टी को, क्योंकि वो तो इस वक्त सबसे बुरे हाल में उन्हीं की पार्टी है। इस वक्त वो वैचारिक तौर पर भी किसी तरफ नहीं है। शरद पवार की पार्टी टूटी है, लेकिन एक वैचारिक स्पष्टता तो है। उद्धव ठाकरे को ना हिंदुत्व का साथ ना तो मुसलमानों का साथ है ठीक से। मुसलमानों का वोट पड़ता भी है तो कांग्रेस और शरद पवार के साथ आने से। अब राज ठाकरे के साथ खड़े हैं तो कांग्रेस साथ नहीं आना चाहती है। तो उद्धव ठाकरे तो फंसे ही हुए हैं और किसी तरह से भाजपा का साथ मिल जाए, कोई बड़ा सहारा मिल जाए, इसी की ताक में बैठे हुए हैं। शरद पवार की पार्टी भी टूटी हुई है और पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक सांसद चाहते हैं कि भाई अजीत पवार का हाथ थाम लो, वरना जो बचा है वो भी चला जाएगा। और लगभग विलय की तो चर्चाएं चल ही रही है। सुप्रिया सुले को ये काम दिया हुआ है और अजीत पवार के साथ, प्रफुल्ल पटेल के साथ बातचीत चल रही है। तो उनकी पार्टी कभी भी विलय कर सकती है और शरद पवार भी आजकल शांत है, सरकार के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। और सुप्रिया सुले भी, उनको तो डेलीगेशन में भी भेजा गया था पहलगाम हमले के बाद भारत का पक्ष सब रखने के लिए, वो डेलीगेशन का हिस्सा थी, उनके नेतृत्व में गया था। तो यहाँ उनका एनडीए के साथ भी एक दोस्ताना संबंध दिख रहा है और वहां अजीत पवार के साथ बातचीत चल रही है, तो वो भी खेमा बदलते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ अगर हम देवेंद्र फडणवीस या भाजपा की बात करें तो उनके स्तर से शिंदे को लेकर थोड़ी सी समस्या तो है, क्योंकि जब से पद में बदलाव हुआ है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री बन गए और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए जो कि पहले उप मुख्यमंत्री थे। और जब चुनाव जीते थे, पद देने की बात आई थी तो एकनाथ शिंदे ने नाराजगी तो जताई थी। उसके बाद भी कुछ ना कुछ टकराव तो चल ही रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं है गठबंधनों में टकराव नहीं होता है, होता है, लेकिन यहाँ पद को लेकर थोड़ी ज्यादा समस्या रही है। अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता है, उनके घर पर छापा भी पड़ा था और उनके मंत्रियों को लेकर भी रहा है कि कोई रिपोर्ट कार्ड अपना देने के लिए नहीं पहुंचता है। कई बार एकनाथ शिंदे ही रिपोर्ट कार्ड देने नहीं पहुंचते हैं, तो एक टसल चलता है और अजीत पवार और उनकी पार्टी के बीच में भी एक टसल है। कुछ ऐसे पद हैं जो अजीत पवार भी चाहते हैं और एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए, तो उसको लेकर भी टकराव चलता है। तो थोड़ी समस्या एकनाथ शिंदे की तरफ से भाजपा को रही है। अजीत पवार जिस तरह से शांति से कर रहे हैं, उनको कोई ज्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन एकनाथ शिंदे बीच बीच में जागने लगते हैं, कभी नाराजगी भी दिखाते हैं। तो वहां भी भाजपा को एक बैलेंस करने की जरूरत है और हमेशा एक ही रहता है कि भाई हमारे पास, हम विकल्प विहीन नहीं है। आप नहीं हो तो कोई और होगा, कोई और नहीं होगा तो कोई तीसरा होगा। तो ये हमेशा अपने पास एक अपनी मजबूत स्थिति रखने की जरूरत होती है और भाजपा भी वो मजबूत स्थिति बनाए रखना चाहती है ताकि एकनाथ शिंदे को बैलेंस किया जा सके। हालांकि भाजपा को उद्धव ठाकरे को स्वीकार करने में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि हिंदुत्ववादी पार्टियां एक साथ रहें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि कांग्रेस चाहती है कि तुष्टीकरण वाली पार्टियां एक साथ रहें ताकि मुसलमानों का वोट ना बटे, इसी तरह से भाजपा भी चाहती है। लेकिन भाजपा एकनाथ शिंदे को इस तरह से तो नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि दोनों जो है ऐसे समय पे साथ आए हैं जब उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था। तो यहाँ उद्धव ठाकरे के ऊपर है कि वो एकनाथ शिंदे के साथ सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, ये उनकी मेहनत होगी। भाजपा की तरफ से आप महायुति का हिस्सा बने, लेकिन आपको एकनाथ शिंदे को भी शांत करना होगा, आपको उन्हें मनाना होगा, ये जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की होगी। लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए, साथ आना तो अभी के दौर में तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये सोच रहे हैं कि मुद्दा आधारित को समर्थन कर दे। उनकी पार्टी के नेताओं का जो एक तरह से जो कहना है और उनकी पार्टी में जो चल रहा है कि मुद्दा आधारित समर्थन करके वो विपक्ष के नेता का पद भी चाहते हैं कि कुछ हमें मिल जाए ताकि हम सबसे बड़ी पार्टी दिखें और यहाँ पर हमें मतलब कुछ तो महत्व मिले। अभी तो गायब है, पटल से पूरी तरह गायब है उद्धव ठाकरे। तो यहाँ से कुछ फायदे भी लेना चाहते हैं कि हम संसद में या यहाँ पर राज्य में मुद्दा आधारित समर्थन करके हम एक विपक्ष की ठीक ठाक भूमिका निभा लें और सहयोग बना रहे, जिससे कि जो हमारे सांसद विधायक हैं जो इस वक्त परेशान हैं, क्योंकि उनके सांसद विधायकों में से तो कई
का कहना है कि आप अब भाजपा के साथ चले जाएं, हिंदुत्व की तरफ वापसी करें। वो तो तुष्टीकरण से परेशान है क्योंकि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जवाब देते नहीं बनता है उनसे, तो यहाँ उद्धव ठाकरे उनको भी शांत करना चाहते हैं। तो इसमें सबके अपने अपने हित हैं, अपने अपने मकसद हैं और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर दिख रहा है। पिछले साल से बिल्कुल अलग स्थितियां दिख रही हैं और बीएमसी चुनाव के नतीजे और बीएमसी चुनाव आने तक अभी और बदलाव इसमें दिख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति एक नए रास्ते पर चलती हुई दिख रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।